सर, युवाओं में जो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है? और बहुत सारे लोग ऐसे ही चलते चलते चले जा रहे हैं, तो कुछ रिसर्च चल रहा है क्या इस पे? इलाज सर सस्ता कैसे मिले, क्योंकि मेदांता के साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है, महंगा इलाज, बड़े लोगों का ही इलाज। तो अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति कोई इस तरह के स्ट्रोक में आता है तो फिर उसके लिए कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ऐसा देखो ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो अगर जो आप मेदांता की बिल्डिंग देख के समझते हो कि वो महंगा है तो वो सच नहीं है। सच ये है कि हम हर वक्त अपना प्रयास करते हैं कि जो सबसे महंगा है उससे 15-20% कमी रखें। तो हम गुड़गांव में भी देखोगे, लखनऊ में भी देखोगे, पटना में भी देखोगे कि हम डिलिबरेटली 3rd-4th लेवल पे होते हैं कॉस्ट की, क्योंकि हमारा प्रयास ही यही है। दुनिया का सबसे उच्च हॉस्पिटल होना चाहिए कि लोगों को उपलब्धि हो जाए एक ही स्ट्रोक में। फिर ये नहीं कि आहिस्ते आहिस्ते बनाओ, क्योंकि मेदांता का मॉडल ही यही है की बात बोल रहे हैं, चाहे उनका रिस्क है कि नहीं है। तो आज के दिन हम कहते हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ, और प्रिडिक्टिव हेल्थ के मैंने आपको बातें बता रहा था, एक तो जेनेटिक मेकअप हो गया, एक जीनोमिक जीन सीक्वेंस कर लेते हैं हम अब सारा, तीसरा बायोमोलिक्यूलर सारा सेटअप देख लेते हैं, स्ट्रेस लेवल देख लेते हैं, और हर चीज़ को नाप लेते हैं। जैसे कि आपके जॉइंट्स में क्या खतरा है, क्या आपको नी जॉइंट्स रिप्लेस कराने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में 25 साल बाद, उसकी आइडेंटिफाई करते हैं ऑलरेडी हम अपने टेस्ट से कि कौन वो है जिसको हाई रिस्क है। उसको फिर हम दिखाओगे आप कि भाई तेरा रिस्क बहुत हाई है, तो शायद वो ध्यान देगा कि हाँ यार मेरे को तो सामने दिख रहा है कि मेरी लाइफ खतरे में है। अब भी नहीं करोगे तो खैर अपनी गलती है, पर अगर जो वो हम सेपरेट कर दें, जो 10-15% लोग हैं जिनको रिस्क बहुत ज़्यादा है उनको पहले ही बता दें, तो हो सकता है कि इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। तो हमारा ये एक प्रयास चल रहा है। 10 साल की उम्र तक सबका, और जो जिनका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर की, उनका पहला चेकअप 25 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए कम्प्लीटली। गोरखपुर निवासियों की और इसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे, और कंट्रीज भी हैं जैसे नेपाल भी है और बिहार तो है ही, तो इनके लोगों की भी सर्विस कैसे करी जाए, तो उसे नेशनल लेवल पे एक ही बार में ले जा सकते हैं। तो वो हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को उसकी ज़रूरत है। तो यही मैं चाहता हूँ कि ये कैसे मौका ढूंढा जाए कि गोरखपुर निवासियों की और इसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे, और कंट्रीज भी हैं जैसे नेपाल भी है और बिहार तो है ही, तो इनके लोगों की भी सर्विस कैसे करी जाए, तो उस हिसाब से हम ये पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब आपके कोई सवाल हो तो मुझे पूछो, क्योंकि आज के दिन में देखो क्या हुआ, कल हेल्थ डे था, तो हिंदुस्तान की हेल्थ अगर जो आप देखोगे तो दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे ऊपर, जिसको डबल बर्डन कहते हैं। एक तो हमारी जो इन्फेक्टिव या कम्युनिकेबल डिजीजेस थी वो तो अभी भी हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, कुछ पे हमने काबू पाया है, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, जैसे कॉलरा वगैरह है, उसका बहुत कम हो गया है, उस पर काबू पाया है हमने। पर टीबी, मलेरिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो वो हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जो हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक हुए, डायबिटीज हुई, स्ट्रोक्स हुए, जो हमारे आज के एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, वो उसका डबल बर्डन पड़ गया है। तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं हेल्थ केयर में। एक तो हमें देखना है कि कैसे सबसे पहले प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन कैसे करी जाए, और उसका जो आयुष्मान में स्कीम है कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनेंगे, उसमें से आधे तो शायद बन भी गए। वहाँ से शुरुआत हो अगर जो कि हर 5 विलेज के ऊपर एक वेलनेस सेंटर होगा, तो बहुत जिसको कोई भी तकलीफ हो वो जाके वहाँ से कर सकता है, और वो वीडियो के माध्यम से कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे जैसे हॉस्पिटल में वो कनेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली वो मिल सकती है एडवाइस कि क्या कुछ सीरियस है कि नहीं है, कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो वो तो ऑलरेडी मतलब उसका प्लान बन गया कि ग्राउंड लेवल से, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होते थे, उनकी फंक्शनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो
ये नए मॉडल से बनेगा अच्छा। दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब गवर्नमेंट ने हमें इनकरेज किया कि भैया आप मेडिकल कॉलेज खोलो कि एजुकेशन अच्छी हो, डॉक्टरों की एजुकेशन अच्छी हो, जो कमी है डॉक्टरों की वो पूरी हो। और उसके साथ साथ अभी आपने बजट में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 100 तकरीबन 150 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात करी, क्योंकि उसकी भी बहुत शॉर्टेज है। तो ये तो प्लान तो ठीक है कि हमारे ऊपर जितना बर्डन है उसको किस तरह से डील किया जाए। और आयुष्मान ने ऑलरेडी 10 करोड़ फैमिलीज को कवरेज दी है, मतलब 50 करोड़ लोगों को राहत है। अब नेक्स्ट प्लान लगता है ऐसा है कि जो चर्चा हो रही है कि जो 30 करोड़ लोग रह गए हैं, जो जो जिसको मिडिल कहते हैं, जो ना इधर अफोर्ड कर सकते हैं ना वो कवर में आते हैं उसके आयुष्मान के, तो उनके लिए भी आयुष्मान को एक्सटेंड किया जाए। और मे बी वो अगर जो कुछ पे भी करें थोड़ा बहुत तो उसकी कवरेज हो जाए। तो ये सब बातें हो रही हैं हिंदुस्तान को की हेल्थ को बहुत अच्छा बढ़ाने के लिए, और होगी ये भी बात है। और इसमें ये भी है कि आप जब आप समझते हैं बात, अमृत काल की बात करी जाती है, आप तो सुनते हैं रोज कि जो शताब्दी होगी हिंदुस्तान की तब तक क्या होगा, क्या प्लान होना चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लान तो आपने सुन लिया कि भाई हिंदुस्तान शायद $25 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी 25 साल में, कि भाई वो दुनिया का में पहले 2-3 कंट्रीज में माना जाए। पर हेल्थ के जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी यही चर्चा चल रही है कि कैसे 3 तरीके हैं, एक है गवर्नमेंट, एक है प्राइवेट और एक है पीपीपी। कि पीपीपी मॉडल को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपलब्धि हो जाए, और जिसके जो ये हम कह सकें आने वाले 5-7 साल में कि हिंदुस्तान की ज़मीन पे जो भी खड़ा है उसको एक क्वालिटी केयर मिल सकती है। और अगर जो अफोर्डेबल के माध्यम कई होते हैं जिसके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कराएं। अब कोविड की वजह से लोगों को ये तो एहसास हो गया कि लाइफ बहुत फ्रेजाइल है, हेल्थी रहना जरूरी है। और मतलब कि जिन लोगों को कोविड हुआ, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज थी, उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु बहुत 10 गुना हुई। तो इसीलिए ये हमारा फर्ज है आपस में कि जो एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ जैसे मैंने बोला, दूसरा कि कुछ तकलीफ है तो उसका चेकअप जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि अगर जो आज के दिन जल्दी स्टेज पे कोई बीमारी पकड़ी जाती है तो उसका इलाज भी उतना इफेक्टिव हो सकता है। अगर जो स्टेज 4 पे पकड़ी जाएगी तो फिर उसका क्योर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर जो हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल होता है कि आप अपनी रोज, क्योंकि बॉडी की पहले तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती थी, अब क्योंकि मैकेनाइजेशन की वजह से नहीं हो रही, अब हम यहाँ स्कूटर पे चढ़ेंगे या कार में चढ़ेंगे, तो वो जो डेली एक्सरसाइज होती थी वो हो नहीं रही। तो वो अपने आप को अपनानी है अपनी लाइफ में। 40-45 मिनट ब्रिस्क वॉक कोई कर ले तो सारा दिन ठीक निकलेगा और वेट भी मतलब अंडर कंट्रोल रहेगा। दूसरा है कि जो खाने की क्वांटिटी और क्वांटिटी में मतलब यही है कि हम एक सिंपल बात बोलते हैं कि खाना तब तक खाओ जब तक पेट मतलब भूख मिट जाए। सॉरी, खाना उतना खाओ जब भूख मिट जाए, ये नहीं कि जब तक पेट भर जाए, क्योंकि वो उसका मतलब वो जो लास्ट 20% खाते हैं वो मतलब उस पर ध्यान रखना है कि पेट भरने की क्या जरूरत है, जब भूख कम हो गई तो ठीक है। तो इसीलिए ये और क्या खाएंगे वो है कि जितना वो तली हुई चीजों से वो कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर चर्बी कम होगी। एक तो वेट कम बढ़ेगा और दूसरा हार्ट की आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस होने की संभावना घट जाएगी। तीसरा ये है कि आपको आज के दिन स्ट्रेस बहुत है, सबको है, आप लोगों को शायद नहीं है, पर नहीं आप तो देते हो राइट। तो हम लोग भी स्ट्रेस लेते हैं साहब, हमसे कोई आगे ना निकल जाए।
मैंने तभी कहा ना सबको स्ट्रेस है। ये तो और कुछ नहीं है, तो यार एनवायरमेंटल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है कि लोगों की सेहत एनवायरमेंट से खराब हो रही है। तो इसीलिए उसके लिए योगा से अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्राणायाम है योगा का, अगर जो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं 10 मिनट एक्सरसाइज जो आसन है 2-4 करके, और 10 मिनट आप अनुलोम विलोम वगैरह करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी मेंटली और फिजिकली बैलेंस में रहेगी। ये 3 चीजें करनी है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया स्टडी आई अमेरिका में। उन्होंने 5000 लोगों को 20 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र तक फॉलो किया, मतलब 50 साल की स्टडी है, तो वही कर सकते हैं ऐसी बातें। उसमें ये देखा गया कि सबसे हेल्थी कौन थे और कितने लोग चले गए ऊपर। तो उसमें ये देखा गया कि जो लोग थे जिनके सोशल एनवायरनमेंट अच्छा था, जिनके फ्रेंड्स थे, जिनकी फैमिली को अच्छा रखा गया था और खुश मिजाज के थे, जो ये जलते नहीं थे किसी से, जो यही मतलब जो जिसको कहते हैं कोड़न कहते हैं, जो भी कुछ कहें, तो वो जो है वो लोग हेल्थी थे और वो सबसे लंबी उम्र में गए। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग के थे वो लोग ऊपर चले गए जल्दी। तो ये एक एडिशन है कि अगर जो आप अपनी लाइफ जो 3 चीजें मैंने बताई उसके साथ पॉजिटिविटी जोड़े, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्थी थिंग फॉर गुड लाइफ। तो ये एक तो बेस वहीं से शुरू होती है हमारी लाइफ। तो आज के दिन मैं बोलूंगा कि आप अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो बच्चों को डबल चांस होगा। तो आज के दिन हम कहते हैं कि 10-12% इंडियंस को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर जो आपकी फैमिली में मदर फादर या अंकल वगैरह को है तो आपका डबल चांस हो जाता है। तो अगर ये तो सबको पता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है क्या है। दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज है, अगर जो एक पेरेंट को है तो आपको भी 25% चांस होगा, दोनों को है तो 50% चांस होगा। तो ये जानते हुए हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि 25 साल की उम्र तक सबका, और जो जिनका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर की, उनका पहला चेकअप 25 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए कंप्लीटली, कि ये देखा जाए कि क्या असर, क्या उनको रिस्क फैक्टर है उनके लिए। क्योंकि अगर जो किसी को पता है कि मेरे को डायबिटीज होने वाली है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जिसको हार्ट डिजीज के लक्षण है उसको पहले रिवर्स कर लें, तो कितने लोगों को हेल्थी रखा जा सकता है अगर जो हम इस पे ध्यान रखें कि जीन्स को पहचानें। जिनकी फैमिली में कोई डिजीज नहीं है, जैसे हार्ट नहीं है, डायबिटीज नहीं है और हार्ट डिजीज नहीं है, कैंसर नहीं है, तो उनके लिए 30 साल की उम्र तक पहला चेकअप जरूर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हमने एक एग्जेक्टिव स्टडी करी थी, जो आप कह रहे हो ना कि स्ट्रेस सब पे है, तो 26% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था जिनको पता ही नहीं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर इसको तो हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स को खराब करता है। तो ये तो बातें हो गई प्रिवेंटिव। अब आप आ जाइए कि क्या क्या नई थेरेपीज हैं, इसको हम प्रिडिक्टिव मेडिसिन कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेडिसिन ये होती है कि अब इंडिविजुअल की जेनेटिक एनालिसिस, जिसको जीनोमिक मेकअप कहते हैं, आपका जीनोमिक मेकअप लेके आपकी फैमिली हिस्ट्री को मिला के बायोमोलिक्यूलर टेस्ट को मिला के आज के दिन बताया जा सकता है कि किसकी प्रेडिक्टेबल लाइफ में हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, या कैंसर होने का। तो ये टेस्ट अवेलेबल हैं अब, तो इसको हम प्रेडिक्टिव हेल्थ कहते हैं। पर आप लोग सब यंग हैं, अभी फैमिली हिस्ट्री को जरूर पहचानें, अपने जीन्स को पहचानें। और यही पब्लिक को मैसेज है कि पहले हम डॉक्टर बने थे बीमारी को क्योर करने के लिए, फिर हमने कहा कि लोगों को इतना क्यों बीमार होने दें, उनका अर्ली डिटेक्शन कर लें तो उनका इलाज जल्दी हो जाएगा। उससे फिर हमने कहा कि हम इतने स्मार्ट तो हो गए
कि जो अर्ली डिटेक्शन से पहले प्रिवेंशन क्यों ना करें। पर प्रिवेंशन में एक कमी रहेगी। एक खामी ये थी कि हम कहते थे भैया, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज भी करो, खाना पे भी कंट्रोल करो, योगा भी करो, अच्छी अच्छी बातें करो, यही मैंने बोला। पर जब आप 100 जनों को बोलोगे एक कमरे में, उनकी लाइफ में वो मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ मैं सुबह उठ के जाऊँ 40-45। तो फिर हमने बोला कि क्योंकि वो सब लोगों को, सारी दुनिया को हम एक ही बात बोल रहे हैं, चाहे उनका रिस्क है कि नहीं है, तो आज के दिन हम कहते हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ। और प्रिडिक्टिव हेल्थ के मैंने आपको बातें बता रहा था कि एक तो जेनेटिक मेकअप हो गया, एक जीनोमिक जीन सीक्वेंस कर लेते हैं हम अब सारा, तीसरा बायोमोलिक्यूलर सारा सेटअप देख लेते हैं, स्ट्रेस लेवल देख लेते हैं, और हर चीज़ को नाप लेते हैं। जैसे कि आपके जॉइंट्स में क्या खतरा है, क्या आपको नी जॉइंट्स रिप्लेस कराने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में 25 साल बाद, उसकी आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑलरेडी हम अपने टेस्ट से कि कौन वो है जिसको हाई रिस्क है। उसको फिर हम दिखाओगे आप कि भाई तेरा रिस्क बहुत हाई है, तो शायद वो ध्यान देगा कि हाँ यार मेरे को तो सामने दिख रहा है कि मेरी लाइफ खतरे में है। अब भी नहीं करोगे तो खैर अपनी गलती है, पर अगर जो वो हम सेपरेट कर दें, जो 10-15% लोग हैं जिनको रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनको पहले ही बता दें, तो हो सकता है कि इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। तो हमारा यही प्रयास चल रहा है। अब तो कोई हिसाब ही नहीं है, जैसे आप AI में सब समझते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल रियलिटी के जितने भी नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा वो भी है, इफेक्ट भी है कि आप ये AI के माध्यम से हम डायग्नोस्टिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। हम प्रिडिक्टिव मेडिसिन के में बहुत हेल्प है इसकी, AI की। बट आज के दिन दुनिया में ये थोड़ा सा खौफ फैला है कि ये AI जिस स्पीड से चल रहा है, जैसे GPT, चैट GPT आपने सुना जी, वो GPT-3 चिप था, तो GPT-4 चिप है और 5 जो बन रहा है, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है उससे डर लग गया है लोगों को कि ये अगर जो ओवरटेक कर लेगा ह्यूमन थिंकिंग को और इमोशन डेवलप कर लेगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और लोग इसको मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड ये तो बोला गया है कि 6 महीने जरा रुक जाओ, इसकी और आगे मत चलो, इसको असेस कर लेते हैं कि ह्यूमन रेस को क्या डेंजर है इसका। अगर जो हमें पता लग जाए कि डेंजर कितना है, उस हिसाब से हम आगे चलें। तो इतना तो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था, बाकी आप पूछो जो भी आपके मन में आए। अब सर आपने मन बना ही लिया है, गोरखपुर में कदम रख ही दिया है, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि मेदांता की यूनिट यहाँ पर हमें दिखेगी, बहुत जल्दी दिखेगी। देखो आशा तो मेरी भी यही है, अब पर अभी ये कोई पक्का नहीं है, मैं अभी इसलिए ठीक भी नहीं होगा मैं बोल दूँ कि हाँ जी, पर ये है कि मेरे को बहुत ही एहसास है कि यहाँ ज़रूरत है। जैसे हमने लखनऊ में देखा, पटना में देखा, तो जैसे अब तो कहते हैं 25 करोड़ हो गई यूपी की पॉपुलेशन, अभी जो 25 करोड़ है तो कितने वेदांता चाहिए होंगे, एटलीस्ट 20-25 वेदांता चाहिए होंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अभी हमें देखने दो कि कैसे इसको प्लान किया जाए, कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मतलब जहाँ पे अंडर सर्व है वहाँ पे एक लीप फ्रॉग करके दुनिया का सबसे उच्च हॉस्पिटल होना चाहिए कि लोगों को वो उपलब्धि हो जाए एक ही स्ट्रोक में। फिर ये नहीं कि आहिस्ते आहिस्ते बनाओ, क्योंकि मेदांता का मॉडल ही यही है कि एक पूरे हाईएस्ट स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करो जब आप जहाँ भी जाओगे। तो लेकिन इलाज सर सस्ता कैसे मिले, क्योंकि मेदांता के साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है, महंगा इलाज, बड़े लोगों का ही इलाज। तो अगर मध्यम वर्ग का व्यक्ति कोई इस तरह के स्ट्रोक में आता है तो फिर उसके लिए कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ऐसा है कि दो बातें, एक तो अगर जो आप मेदांता की बिल्डिंग देख के समझते हो कि वो महंगा है, तो वो सच नहीं है। सच ये है कि हम हर वक्त अपना प्रयास करते हैं कि जो सबसे महंगा है उससे 15-20% कम ही रखें। तो हम आप गुड़गांव में भी देखोगे, लखनऊ में भी देखोगे, पटना में भी देखोगे कि हम डिलिबरेटली
थर्ड फोर्थ लेवल पे होते हैं कॉस्ट के, क्योंकि हमारा प्रयास ही यही है कि बेस्ट से बेस्ट दे सकें और जितने ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकें उतना ही करें। तभी तो हम साइज भी बड़ा बनाते हैं, इसलिए कि जितने लोगों की उपलब्धि हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो इलाज पे डिपेंड करता है, आप एक हार्ट सर्जरी ले लो, हार्ट सर्जरी में आप गिन लो कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हम आज बाईपास सर्जरी जो अमेरिका में सेम मटेरियल्स के साथ हमारे रिजल्ट उससे अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। वो जो वहाँ 20,000 से 30,000 डॉलर में होगा, हम वो 2 लाख से 2.25 लाख में करेंगे। तो ये है कि सामान तो यूज करना है। हाँ, अगर जो आप कोई तो देगा, जो आप बोलो जी, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट उनको देती है, ग्रांट देती है, जिससे वो अगर जो आप उनका भी कुछ खर्चा उतना ही होता है जितना हमारा होता है, ये नहीं, पर हाँ लोगों को राहत इसलिए मिल जाती है कि गवर्नमेंट ने हेल्प करी है उनकी। तो ये हमारा और गवर्नमेंट का तालमेल इसी पे चल रहा है कि कैसे ऐसी करी जाए कि कॉस्ट को वही अच्छा सामान यूज कर, क्योंकि अगर जो किसी की लाइफ चली जाए क्योंकि आपने घटिया सामान यूज किया, वो तो फायदा नहीं। वो तो उसने चाहे वो 1.5 लाख में, वो 2 लाख में हो, तो जारी चलेगी तो बिल्कुल और भी नुकसान हो गया। तो इसीलिए ये लेवल ढूंढना है कि सर्वाइवल होना चाहिए, कि सर्वाइवल हेल्थ केयर का नहीं होगा, बैंक्रप्सी होगी तो और मुसीबत। कितने हॉस्पिटल आज बैंक्रप्सी में कुछ। तो इसीलिए हमें एक मीडियम, हम सारा दिन ये प्रयास चलता है गवर्नमेंट और हमारा कि क्या मीडियम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिले। दुनिया में इंश्योरेंस के माध्यम से होती है, तो इंश्योरेंस कई लेवल की है। एक तो प्राइवेट इंश्योरेंस हो गई जो अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है जैसे CGHS है, ECHS है, उसके बाद आयुष्मान बन गया। तो ये उम्मीद है कि सारी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। तो ये जो बर्डन है लोगों के ऊपर, वो बर्डन कम हो जाएगा। तो इसलिए सर युवाओं में जो हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है? और बहुत सारे लोग ऐसे ही चलते चलते चले जा रहे हैं, कुछ रिसर्च चल रहा है क्या इस पे? देखो, ऐसा है कि ये तो हमें पता है पहले से ही कि जो हम सडन डेथ कहते हैं युवाओं में, उसके कोई पहले कारण भी हुआ करते हैं। जैसे हार्ट मसल पैदाइशी बहुत बड़ा वो उसमें क्रिएटिव, तो कई 2-4 चीजें हैं, पर इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब हाल में आपने ज्यादा सुनी है, और खास करके कोविड पैंडेमिक के साथ साथ और बाद में बढ़ी है। तो हमने मैदानता में स्टडी करी थी, रिसर्च किया था कि 20% लोग जिनको कोविड हुआ जो हॉस्पिटल में आए, उनके हार्ट मसल में इंफ्लेमेशन थी। वो समझिए ना, सोजिस। तो जो सोजिस थी, वो जो है वो हार्ट के मसल को अनस्टेबल कर देती है। तो कई इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि है क्या, ये तो क्लॉकवर्क है, एक मसल है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और दूसरा ब्लड है, जो उसका जैसे पेट्रोल आता है वो ब्लड आता है हार्ट में। ये 3 चीजें से हार्ट चलता है, और ऐसा कि 24 घंटे चलता है। जब वो बंद होगा तो आंखें बंद हो जाएंगी। तो उसको फंक्शन करने के लिए तीनों चीजें एकदम, ऐसी मशीन बनी नहीं है वैसे दुनिया में। आप देख लो, एयरक्राफ्ट देख लो, जो भी फेलियर रेट उनके बहुत ज्यादा है। हार्ट जो है, इतने करोड़ लोग दुनिया में हैं, पर वो चलता ही जाता है। पर अगर जो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया तो वो इरेगुलर हो सकता है। वो इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, लोगों की सडन डेथ हुई है। तो इसीलिए आज हम कहते हैं कि विगोरस एक्सरसाइज, मतलब बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से पहले अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल प्रिस्क्राइब है, आप ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे, कैल्शियम स्कैन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि देखो जी, इस लेवल तक आप बिल्कुल सेफ हो। अगर जो टेस्ट ही नहीं किया गया किसी ने, तो वो अपने चल पड़े अपनी एक्सरसाइज करने, तो उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एडवाइस। ओके भैया।